आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बात करें आज का दूसरा प्रश्न का, तो 2 नंबर में है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। वहीं बात करें आज का 3 नंबर प्रश्न का, तो राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? जी हाँ, राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। खतौली के युद्ध में राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और खतौली का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1517 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील निम्न में से कौन सा राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन सा झील? सांभर झील। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो भारत का राष्ट्रीय अंश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का राष्ट्रीय अंश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय अंश नामक पुस्तक लिखा गया है। बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न की ओर। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि का, तो 1951 से 1956। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष शुरू हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत हुई। बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बात करें लोकसभा सदस्य का, राज्यसभा सदस्य का और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहां तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। यहां आपको रिवीजन कराए जाते हैं वैसे प्रश्न का, जो प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन भाइयों और बहनों तक भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। तो कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं लास्ट में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न का, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किनकी
अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और कब? तो 1976 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा महासागर एस आकार का है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा महासागर एस आकार का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर एस आकार का है। और आपसे एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि गल्फ स्ट्रीम कौन सी महासागर में बनती है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर में बनती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जी हाँ, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और बात करें नियमित रूप से जनगणना जो शुरू हुई भारत में कब से? तो 1881 से। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो नस्लवाद का अर्थ है, नस्लवाद का अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगभेद नस्लवाद का अर्थ होता है। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो अर्थशास्त्र के लेखक थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। और बात करें लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। और राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो हरित क्रांति का संबंध कौन सा क्षेत्र से है? हरित क्रांति का जो संबंध है निम्न में से कौन सा क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो करो या मरो का नारा कौन सा आंदोलन के दौरान दिया गया? जी हाँ, करो या मरो का नारा कौन सा आंदोलन के दौरान दिया गया? और करो या मरो का नारा किसने दिए थे? तो महात्मा गांधी ने। और कौन सा आंदोलन के दौरान? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 यानी 1942 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव रखे थे। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? जी हाँ, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, चीन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। बात करें जापान का, इटली का और जर्मनी का, तो ये तीनों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? जी हाँ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है निम्न में से कौन सा राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। बात
बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो सामा चकवा लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? सामा चकवा लोक नृत्य का जो संबंध है भारत के कौन से राज्य से है? आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार से। जी हाँ, सामा चकवा लोक नृत्य का जो संबंध है भारत के कौन सा राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न का, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में। जी हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1945 यानी 1945 में। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जी हाँ, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल। जी हाँ, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं कौन? शुभमन गिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो क्रिकेटर ईशान किशन का संबंध भारत के किस राज्य से है? क्रिकेटर ईशान किशन का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य से। यानी इनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। तो इनका जो संबंध है भारत के कौन से राज्य से है? तो बिहार से। तो यहाँ से प्रश्न आपको इस तरह देखने को मिल सकते हैं। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईशान किशन का जो संबंध है कौन सा खेल से है? तो क्रिकेट से है। ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न का, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत की इसमें क्या रैंकिंग है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चौथे स्थान पर है कौन? भारत। तो पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। और दूसरे स्थान पे रूस। बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा है? जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार की किस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, अमिताभ, रवि कुमार और सुधांशु कुमार जी का प्रमुख योगदान रहा है चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किस फल का उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान है? जी हाँ, निम्न में से कौन से फल के उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, लीची के उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो पानी का हिमांक बिंदु क्या है? पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक बिंदु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सी गैस अक्रिय गैस है? जी हाँ, इनमें से कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन जो है अक्रिय गैस है। 32 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ए और बी दोनों, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन फल में विटामिन सी सर्वाधिक होता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा फल में विटामिन सी सर्वाधिक होता है? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संतरा में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। बात करें आज का 36 नंबर प्रश्न का, तो वॉशिंग मशीन निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? जी हाँ, वॉशिंग मशीन निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीयकरण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो प्रसिद्ध एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। प्रसिद्ध एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है निम्न में से कौन से पौधे से? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। कवक से प्रसिद्ध एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो सुनहरी क्रांति से तात्पर्य डैश उत्पादन में वृद्धि से है। सुनहरी क्रांति से तात्पर्य डैश उत्पादन में वृद्धि से है। तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, फल, शहद उत्पादन और बागवानी उत्पादन में वृद्धि से कौन सी क्रांति का? सुनहरी क्रांति का। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 39 नंबर प्रश्न का, तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मच्छर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 40 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेफोनो। उस नस जो है मानव शरीर में सबसे लंबी नस है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।